हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, आज से एक न्यू एक्ट आपका शुरू करेंगे। एक्ट का नाम है बेटा जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। बेटा छोटा सा एक्ट है, ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा। बेटा जनरल क्लॉजेज एक्ट को ना हम एक नाम और देते हैं, इंटरप्रिटेशन एक्ट ऑफ इंडिया। इसे हम एक नाम और देते हैं, इंटरप्रिटेशन एक्ट ऑफ इंडिया। बेटा इसे इंटरप्रिटेशन एक्ट क्यों कहते हैं, इस एक्ट को बनाने का पर्पस क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आओ पहले। ये एक्ट बेटा क्यों बनाया गया था, इस एक्ट को बनाने के पीछे बेटा मोटिव क्या था, पर्पस क्या था। बेटा इस एक्ट को बनाने के पीछे मोटिव क्या था, टू प्रोवाइड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस टर्म्स। बेटा होता क्या है, मेरी बात जरा समझना। जैसे मैं बेटा थोड़ी सी आपसे बात करता हूँ, जरा मेरी बात सुनना बेटा। कुछ ना लिखना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है, बात समझनी है बस। बेटा ये जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है 1897, बेटा बहुत पुराना एक्ट है। 1897 का बेटा 19th सेंचुरी का ये एक्ट है। अब चल रही है बेटा 21st सेंचुरी चल रही है, मतलब बेटा पूरी 20th सेंचुरी हो गई। इस एक्ट में बेटा कोई चेंजेस नहीं आए हैं, ध्यान से सुनना बेटा। बेटा जनरल क्लॉजेज एक्ट को हम एक नाम और देते हैं, और वो क्या है, इंटरप्रिटेशन एक्ट। बेटा हम इसे इंटरप्रिटेशन एक्ट क्यों कहते हैं। बेटा इंडिया में बेटा बहुत सारे ना सेंट्रल एक्ट्स हैं, बहुत सारे सेंट्रल एक्ट्स हैं। क्या होते हैं बेटा सेंट्रल एक्ट्स, आपको लेटर ऑन बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझो, एक्ट्स लिखना कुछ मत बेटा, एक्ट्स पास्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फिलहाल आप इतना सा याद रखो। तो सेंट्रल एक्ट्स मतलब वो एक्ट्स जो बेटा किसने बनाए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए। बेटा इंडिया में ना बहुत सारे सेंट्रल एक्ट्स हैं। कुछ तो बेटा आपने भी पढ़े हुए हैं ना भाई, आपने इंटरमीडिएट में कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा। मैं सेंट्रल एक्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैं स्टेट एक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा आपने बेटा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आपने पढ़ा था फाउंडेशन में बेटा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपने पढ़ा है बेटे। अभी आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 पढ़ा। आपने बेटा एलएलपी एक्ट 2008 पढ़ा। आपने बेटा पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ा। ये सब कौन से हैं बेटे, ये सब आपके सेंट्रल एक्ट्स हैं, ठीक है बेटा। प्रॉब्लम क्या आती है, और भी बहुत सारे हैं बेटा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, मोटर व्हीकल्स एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, बहुत सारे एक्ट्स हैं बेटा। मेरी बात समझना बेटा, जितने भी ये सेंट्रल एक्ट्स हैं ना, जितने भी सेंट्रल एक्ट्स हैं बेटा, इन सेंट्रल एक्ट्स को जब आप पढ़ते हो ना, तो बेटा बहुत सारी टर्म्स यूज होती हैं इन एक्ट्स में, बहुत सारी डेफिनेशंस, या मैं थोड़ा सा टर्म्स ही बोलता हूं मैं। मेरी बात सुनो बेटा, जब आप इन एक्ट्स को पढ़ते हो ना, तो बेटा बहुत सारी बेटा टर्म्स इन एक्ट्स में यूज होती हैं। जैसे बेटा सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करी जाए तो मूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड यूज हुआ था जब हमने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। ऐसे ही बेटा, ऐसे ही अगर आप उसकी बात करो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की, तो गुड फेथ वर्ड बेटा काफी यूज हुआ है। तो बहुत सारी टर्म्स बेटा इन एक्ट्स में क्या होती है, यूज। बेटा कई बार क्या होता है, जो टर्म्स, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, जो टर्म्स
इन एक्ट्स में बेटे यूज होती है ना, इन एक्ट्स में जो टर्म्स बेटा यूज होती हैं, कई बार वो टर्म्स इन एक्ट्स में डिफाइंड नहीं होती हैं। उन टर्म्स का मतलब इन एक्ट्स में डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, या फिर बेटा उन टर्म्स का मतलब बेटा डिफाइंड तो है, उन एक्ट्स में डिफाइंड है और मल्टीपल टाइम्स डिफाइंड है, मल्टीपल टाइम्स डिफाइंड है, और बेटा कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। यानी बेटा बात समझो, सपोज एग्जांपल ले रहा हूं बेटा सिर्फ समझाने के लिए आपको। अज्यूम करो बेटा इन एक्ट्स में जितने भी ये सेंट्रल लेवल के एक्ट्स हैं, इनमें बेटा बहुत सारी क्या यूज होती हैं, टर्म्स यूज होती है बेटा। अब प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार क्या होता है, वो टर्म्स इन एक्ट्स में डिफाइंड ही नहीं होती, उन टर्म्स का मतलब इन एक्ट्स में गिवन ही नहीं है, उन टर्म्स की डेफिनेशंस इन एक्ट में गिवन ही नहीं है, या वो टर्म्स इन एक्ट्स में डिफाइंड है और मल्टीपल टाइम्स डिफाइंड है। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल लूं, से एग्जांपल बेटा मूवेबल प्रॉपर्टी, बेटा सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज मूवेबल प्रॉपर्टी बेटा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी डिफाइंड है, मूवेबल प्रॉपर्टी सपोज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी डिफाइंड है। से एग्जांपल दे रहा हूं, प्रॉब्लम क्या आ रही है बेटा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो डेफिनेशन दे रखी है मूवेबल प्रॉपर्टी की और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो डेफिनेशन दे रखी है मूवेबल प्रॉपर्टी की, वो दोनों डेफिनेशंस आपस को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, वो दोनों डेफिनेशंस आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। तो प्रॉब्लम ये आएगी किस एक्ट की बात मान के चलें। तो बेटा सुनो, जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी है, या तो बेटा आप ये कहो कि जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइंड ही नहीं है, पहली बात। या दूसरी बात, मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी गिवन है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी गिवन है, लेकिन दोनों डेफिनेशंस आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। पक्का? तो बेटा हर समस्या का समाधान आपको बेटा कौन देगा, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। हर मर्ज की दवा बेटा किसके पास है, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 के पास। तो बेटा अगर कोई डेफिनेशन आपको इन सेंट्रल एक्ट्स में नहीं दे रखी है तो बेटा गीता उठा के पढ़ो, गीता में देखो बेटा मिलेगा। ये गीता है बेटा आपकी, ये गीता है, हर चीज का सार है बेटा गीता में, ठीक है। तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई डेफिनेशन सेंट्रल एक्ट्स में स्पेसिफाइड नहीं है तो किसको पढ़ना है बेटा, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 को देखो, आपको उस डेफिनेशन, उस टर्म की डेफिनेशन आपको मिलेगी बेटा जनरल क्लॉजेस एक्ट में। या फिर अगर कोई टर्म मल्टीपल टाइम्स डिफाइंड है इन डिफरेंट एक्ट्स, ठीक है, और दोनों डेफिनेशंस आपस में एक दूसरे को क्या करती है, कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है। तो गीता का सार बेटा हर चीज की दवा किसके पास है, जनरल क्लॉजेस एक्ट के पास। तो अगर कोई टर्म अलग अलग एक्ट्स में मल्टीपल टाइम्स डिफाइंड है तो बेटा, और दोनों डेफिनेशंस आपस को क्या कर रही है, आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, तो बेटा मदद मांगने के लिए, सवालों के जवाब ढूंढने के लिए बेटा किसके पास आओगे, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 के पास। तभी बेटा हम इसे क्या नाम देते हैं, इंटरप्रिटेशन एक्ट। ये आपको बताएगा कि किसी भी टर्म को इंटरप्रेट कैसे करना है, ठीक है। सब बताओ बेटा, पहली बात जो हमने करी क्लियर हुई? तो देखो बेटा मैंने क्या कहा, इस एक्ट को बनाने के पीछे बेटा पर्पस क्या था, टू प्रोवाइड
इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस टर्म्स, जो या तो एक्ट्स में, सेंट्रल एक्ट्स में डिफाइंड ही नहीं है, या डिफाइंड है लेकिन मल्टीपल टाइम्स डिफाइंड है, और डेफिनेशंस आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, कॉन्ट्राडिक्ट। तो बेटा हर समस्या का समाधान आपको कहां पर मिलेगा, जनरल क्लॉजेज एक्ट में। यह आपको बताएगा कि किसी भी टर्म को इंटरप्रेट कैसे करना है। जो डेफिनेशंस आपको चाहिए वो सब डेफिनेशंस आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में मिलेंगी बेटे। बात समझ आ रही है बेटा जो मैं कह रहा हूं, इन सेंट्रल एक्ट्स। ठीक है बेटा, चलो अब मैं थोड़ी सी आपकी जरा बेटा थोड़ी सी हिस्ट्री में चलेंगे जरा, तो बहुत ध्यान से बेटा मेरी बात समझनी है। देखो बेटा ये जो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 है ना बेटा, इसके आने से पहले, प्रायर सिचुएशन, इसके आने से पहले बेटा जनरल क्लॉजेज एक्ट 1868 आया था सबसे पहले बेटा, सबसे पहले जनरल क्लॉजेज एक्ट 1868 आया था। कौन सी डेट को, 3 जन 1868 को लाया गया था बेटा जनरल क्लॉजेज एक्ट 1868। उसके बाद जनरल क्लॉजेज एक्ट 1887 आया, लगभग बेटा 19 साल के बाद, 14 जनवरी 1887 को। और फिर आपका तीसरा एक्ट आया जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, और ये बेटा आया आपका, ये आया बेटा 11 मार्च 1897 को। बात समझ आई बेटा? तो डेट्स याद रखोगे, 3 जन 1868 को पहला एक्ट आया जनरल क्लॉजेज एक्ट 1868, 14 जन 1887 को दूसरा एक्ट आया था जनरल क्लॉजेज एक्ट 1887, और फिर मार्च 1897 में बेटा 11 मार्च को तीसरा एक्ट आया जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, जो हम पढ़ रहे हैं बेटे। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इंपॉर्टेंट बात बेटा, थोड़ा सा हिस्ट्री में चल रहे हैं, जरा सुनो बेटा। मैंने आपको कहा ये जो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 है, ये बेसिकली बेटा अप्लाई किन पे करता है, जितने भी सेंट्रल एक्ट्स हैं उन पे बेटा ये अप्लाई करता है। ध्यान से सुनना बेटा, बेटा अब सुनो सुनो बेटे। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बेटे एक्ट्स को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। कौन से 2 पार्ट्स, ध्यान से सुनना बेटा। जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 आने से पहले के जितने भी सेंट्रल एक्ट्स थे, और जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 आने के बाद के जितने भी सेंट्रल एक्ट्स हैं। मैंने क्या कहा, मैं पहले उन एक्ट्स की बात कर रहा हूं, सेंट्रल एक्ट्स की, विच आर इनकॉर्पोरेटेड प्रायर टू जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1897 से पहले का सेंट्रल एक्ट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 बेटा जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 से पहले का है। ऐसे ही फिर हम बात करेंगे विच आर इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, यानी कंपनीज एक्ट 2013 1897 के बाद का है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 बाद का है, आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बाद का है बेटा। ठीक है, तो मैंने बेटा एक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो सेंट्रल एक्ट्स वो जो बने थे 1897, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 आने से पहले, और जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 आने के बाद। ठीक है, सुनना। अब अभी बेटा इसको छोड़ देना, अभी पहले इसे देखना, जो पहले बने थे 1897 से पहले। बेटा अब जो 1897 से पहले बने थे ना, उनको मैं बांटूंगा बेटा फिर से 3 पार्ट्स में। सोचो कौन से 3 पार्ट्स, ये देखो बेटा, इन 2 डेट्स को देखो बेटे, इन 2 डेट्स को देखो, सोचो कौन कौन से 3। पहले वो जो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1868 आने से पहले बने थे, मतलब 3 जन 1868 से पहले बने थे। दूसरे वो जो 3 जन 1868 के बाद बने अप टू 14 जन 1887, और तीसरे वो जो 14 जन 87 के बाद बने
अप टू 11 मार्च 1897। बात समझ आ रही है बेटे? देखो बेटा, सबसे पहले वो एक्ट्स थे जो बने थे 3 जन 1868 से पहले, मतलब जनरल क्लॉजेस एक्ट 1868 आने से पहले, पहला जनरल क्लॉज एक्ट आने से पहले जो बने थे। दूसरे वो जो बने थे 3 जन 1868 के बाद, बट अप टू 14 जन 1887, मतलब जनरल क्लॉजेज एक्ट 1868 आने के बाद, लेकिन जनरल क्लॉजेज एक्ट 1887 आने से पहले। और तीसरे वो जो बने थे जनरल क्लॉजेज एक्ट 1887 आने के बाद, लेकिन जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 आने से पहले। बात समझ आई? तो बेटा याद करो, पहले कौन से हैं जो बने थे, जो वो सेंट्रल एक्ट्स जो बने थे पहला जनरल क्लॉज एक्ट आने से पहले, मतलब जनरल क्लॉज 1868 आने से पहले जो सेंट्रल एक्ट्स बनाए गए थे। दूसरे वो जो बनाए गए थे जनरल क्लॉजेज एक्ट 1868 आने के बाद, बट जनरल क्लॉज एक्ट 1887 आने से पहले। और तीसरे वो जो बने थे जनरल क्लॉज एक्ट 1887 आने के बाद, लेकिन जनरल क्लॉज एक्ट 1897 आने से पहले। बेटा अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरे को बताओ बेटा, इंडियन पीनल कोड 1860, आईपीसी 1860। बेटा आईपीसी कब बना था? 1860 में, मतलब पहला जनरल क्लॉज एक्ट 1968 आने से पहले। बात समझ आई? अच्छा, दूसरे वो हैं जो जनरल क्लॉज एक्ट 1868 आने के बाद बने, लेकिन दूसरा जनरल क्लॉज एक्ट 1887 आने से पहले बने, यानी 68 और 87 के बीच में ना बेटा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1878, ये भी 68 और 87 के बीच में है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, ये भी 68 और 87 के बीच का है। ठीक है। और तीसरे वो जो 87 के बाद बने लेकिन 97 से पहले, जैसे मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। तो ये 87 और 97 के बीच का है बेटा। बात समझ आई? ध्यान से समझनी है बेटा बातें बेटा सिंपल हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से बस। अच्छा, पहले बेटे हम उन एक्ट्स की बात करते हैं, उन सेंट्रल एक्ट्स की बात करते हैं जो बने थे 1868 से पहले, मतलब पहला जनरल क्लॉज एक्ट आने से पहले। देखो बेटा कुछ नहीं लिखना है, मैंने सब लिखा हुआ है, बस बात समझनी है। मैं ना इन जो हैंड रिटन नोट्स है ना बेटा, इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलो बात समझो। पहले मैं उन सेंट्रल एक्ट्स की बात कर रहा हूं बेटा, उन सेंट्रल एक्ट्स की बात कर रहा हूं जो बने थे, जो इनकॉर्पोरेट हुए थे बिफोर जनरल क्लॉजेस एक्ट 1968। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इंडियन पीनल कोड एक्ट 1868 है, इंडियन पीनल कोड एक्ट 1860। अब सुनना ध्यान से जो मैं कहूंगा बेटा, मुझे पता है जानना क्या है। उन्होंने कहा जनरल क्लॉजेस एक्ट, हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं बेटा? हम 1868 का पढ़ रहे हैं या 1887 का या 1897 का? कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? हम पढ़ रहे हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 पढ़ रहे हैं बेटा। आपको मेरे को यह बताना है कि इंडियन पीनल कोड एक्ट 1860 के ऊपर क्या जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 अप्लाई करेगा या नहीं? भाई जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 ने कहा था ये सारे सेंट्रल एक्ट्स के ऊपर अप्लाई करेगा, है ना? ये जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है ये सारे सेंट्रल एक्ट्स के ऊपर अप्लाई करेगा। आपको मेरे को ये बताना है
इंडियन पीनल कोड एक्ट 1860 के ऊपर जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 बेटा अप्लाई करेगा या नहीं, आपको मुझे ये बताना है। द आंसर इज नो। इंडियन पीनल कोड एक्ट 1860 के ऊपर जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के प्रोविजंस अप्लाई नहीं करेंगे। मैं आपको उसका रीजन दूंगा। बात समझ आई क्यों बेटा? आप मुझे अपने आप बताओगे बेटे। मुझे एक बात बताओ बेटा, सबसे पहला बेटा जनरल क्लॉज एक्ट कब आया था? 1868 में। बात समझ आई? अब मुझे एक बात बताओ, ये जो इंडियन पीनल कोड एक्ट आया था, ये आया था 1860 में, और पहला जनरल क्लॉज एक्ट 1868 में आया था। इसका मतलब इंडियन पीनल कोड एक्ट जो 1860 में आया, उसके ऊपर जनरल क्लॉज एक्ट 1868 के ही प्रोविजन अप्लाई नहीं करते बेटा। मैंने क्या कहा? बात समझो बेटा। इंडियन पीनल कोड एक्ट 1860 में आया, ठीक है। जनरल क्लॉज एक्ट, पहला जनरल क्लॉज एक्ट 1868 में आया। अब मुझे बताओ, जनरल क्लॉज एक्ट 1868 में आया, उसके प्रोविजन इंडियन पीनल कोड एक्ट 1860 के ऊपर ही अप्लाई नहीं करेंगे बेटा। तो जब इंडियन पीनल कोड 1860 के ऊपर जनरल क्लॉज एक्ट 1868 के ही प्रोविजन अप्लाई नहीं कर रहे, तो इंडियन पीनल कोड एक्ट 1860 के ऊपर जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के प्रोविजंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं बेटा? इंडियन पीनल कोड एक्ट 1860 जनरल क्लॉज एक्ट 1868 से पहले आया था। तो जनरल क्लॉज एक्ट 1868 के प्रोविजंस इंडियन पीनल कोड एक्ट 1860 के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। और जब पहले जनरल क्लॉज एक्ट के ही प्रोविजन आईपीसी के ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो तीसरे जनरल क्लॉज एक्ट के प्रोविजन आईपीसी एक्ट के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे? बात बेटा जो मैं कह रहा हूं वो समझ आ रही है सबको? पक्का बात बेटा समझ आई सबको जो मैंने कहा? तो बेटा याद रखना, आईपीसी एक्ट 1860 में आया था, मतलब पहले जनरल क्लॉज एक्ट से भी पहले। तो बेटा पहले जनरल क्लॉज एक्ट के ही प्रोविजन आईपीसी एक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे बेटा, तो तीसरे जनरल क्लॉज एक्ट के प्रोविजन आईपीसी एक्ट के ऊपर कैसे अप्लाई कर जाएंगे? बात समझ आई? अच्छा, ये तो हुआ बेटा पहला। समझ आया बेटा सबको? फिर अब बेटा बात करते हैं अगली कैटेगरी, सेंट्रल एक्ट्स। अब हम बात करेंगे उन सेंट्रल एक्ट्स की जो बने थे आफ्टर जनरल क्लॉज एक्ट 1868, बट बिफोर बताओ जनरल क्लॉज एक्ट 1887, मतलब 68 और 87 के बीच में जो सेंट्रल एक्ट्स बने थे। किसके बीच में? 68 और 87 के बीच में। और इसका बेटे बेस्ट एग्जांपल हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और कौन सा बेटा बताओ? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। अब मुझे बेटा अगला सवाल जानना है, क्या जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के प्रोविजंस, उन्होंने कहा था जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के प्रोविजंस सारे सेंट्रल एक्ट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, सारे सेंट्रल एक्ट्स के ऊपर, और ये दोनों भी सेंट्रल एक्ट्स हैं। तो मुझे ये जानना है क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के ऊपर जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे या नहीं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के ऊपर क्या जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे या नहीं? तो उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा करेंगे। क्यों? क्योंकि बताओ बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था? 1872 में, 1872 में।
और पहला जनरल क्लॉज एक्ट कब आया था? 1868 में। मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया तो जनरल क्लॉज एक्ट 1868 पहले से एग्जिस्ट करता था। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के ऊपर जनरल क्लॉज एक्ट 1868 के प्रोविजंस क्या करेंगे? अप्लाई। सेम बेटा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया 1881 में। जब यह आया तो ऑलरेडी जनरल क्लॉज एक्ट 1868 अप्लाई कर चुका था। तो इसका मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के ऊपर जनरल क्लॉज एक्ट 1868 क्या कर रहा होगा? अप्लाई। तो उन्होंने कहा क्योंकि इन दोनों एक्ट्स के ऊपर जनरल क्लॉज एक्ट 1868 अप्लाई करता था, तो इनके ऊपर जनरल क्लॉज एक्ट 1897 भी क्या करेगा बेटा? अप्लाई करेगा। भाई अगर सबसे पहला एक्ट, सबसे पहला जनरल क्लॉज एक्ट आपके ऊपर अप्लाई करता है तो तीसरा भी करेगा बेटा, और अगर पहला ही नहीं करता तो तीसरे के करने का तो मतलब ही नहीं है। बात समझ आई बेटा जो मैं कह रहा हूं? लेकिन बेटा ये सब चीजें ना आप आगे पढ़ोगे, फिलहाल मैं आपको जो बात बता रहा हूं ध्यान से सुनना बेटा। लेकिन बेटा आपको ना एक सेक्शन 4 दे रखा है बेटा, आगे पढ़ेंगे हम। वो सेक्शन 4 पता है क्या कहता है? सेक्शन 4 कहता है, ध्यान से सुनना, जो एक्ट्स 1868 और 1887 के बीच में बने हैं ना, ठीक है, उनके ऊपर जनरल क्लॉज एक्ट अप्लाई करेगा, बट पार्शियली। मतलब पूरा जनरल क्लॉज एक्ट 1897 इन एक्ट्स के ऊपर जो 68 और 87 के बीच में बने हैं, पूरा जनरल क्लॉज एक्ट 1897 इनके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है जो इनके ऊपर क्या करेगा? अप्लाई। मतलब पार्शियल एप्लीकेबिलिटी है जनरल क्लॉज एक्ट 1897 की। किन के ऊपर? उन एक्ट्स के ऊपर जो 68 और 87 के बीच में बने थे। और सेक्शन 4 आपको बेटा क्या कहता है? ध्यान से सुनना बेटा मेरी बातें, ये सब हम आगे पढ़ेंगे अभी। सेक्शन 4 आपको ना बेटा कुछ डेफिनेशंस बताता है, कुछ टर्म्स की डेफिनेशंस। और बेटा साथ में पता है सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 कहता है कि ना इन दो एक्ट्स के ऊपर, या मैं बोलूं हर उस एक्ट के ऊपर जो 68 और 87 के बीच में बने हैं, हर उस एक्ट के ऊपर सिर्फ वही प्रोविजंस इस जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के अप्लाई होंगे जो सेक्शन 4 में स्पेसिफाइड है। दोबारा बोल रहा हूं बेटा, इन एक्ट्स के ऊपर जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के सारे प्रोविजंस बेटा अप्लाई नहीं करते हैं। इन दो एक्ट्स के ऊपर जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के वही प्रोविजंस अप्लाई करेंगे, वही डेफिनेशंस अप्लाई करेंगी जो सेक्शन 4 में स्पेसिफाइड है। और बेटा सेक्शन 4 में काफी सारी डेफिनेशंस है जो स्पेसिफाइड है। सिर्फ वही डेफिनेशंस जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 की इन दो एक्ट्स पे क्या करेंगी बेटा? अप्लाई करेंगी। मतलब समझो, जो डेफिनेशन सेक्शन 4 में स्पेसिफाइड हैं वो 68 और 87 के बीच में बनाए गए सेंट्रल एक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल हैं। लेकिन जो डेफिनेशन सेक्शन 4 में मेंशन्ड नहीं है, वो डेफिनेशंस 68 और 87 के बीच के बनाए हुए एक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगी। मतलब पार्शियल एप्लीकेबिलिटी है बेटा। सिर्फ वही डेफिनेशंस अप्लाई होंगी इनके ऊपर जनरल क्लॉजेज एक्ट की, जो कहां पर दे रखी है? सेक्शन 4 में। बाकी बेटा कोई भी और एप्लीकेबिलिटी इनके ऊपर नहीं आएगी जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 की। समझ आया बेटा? पक्का समझ आ रहा है? अब बेटा तीसरे बताओ मेरे को। बेटा अभी रीडिंग भी करते हैं, पहले बात समझो। अब बेटा तीसरे सेंट्रल एक्ट्स कौन से हैं जो बने हैं आफ्टर जनरल क्लॉजेज एक्ट 1887 बट बिफोर
जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, यानी 87 और 97 के बीच में। तो बेटा इसमें आपका मोटर व्हीकल्स एक्ट आ गया 1888। इसमें आपका मोटर व्हीकल्स एक्ट आ गया 1888। ठीक है बेटा, अब सुनो बेटा, अब मैं आपसे एक बात थोड़ी सी जानना चाहता हूं, क्या मोटर व्हीकल्स एक्ट 1888 के ऊपर जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे क्या? याद रखना, मोटर व्हीकल एक्ट 87 और 97 के बीच में आया है, और मैं पूछ रहा हूं क्या इसके ऊपर 1897 के जनरल क्लॉजेज एक्ट के प्रोविजन अप्लाई करेंगे क्या? करेंगे। फिर से वही बात है बेटा, करेंगे बट पार्शियली, करेंगे बट पार्शियली, क्योंकि आया तो 1897 से पहले ही है ना, तो 1897 के सारे प्रोविजन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ही नहीं बेटा। प्रोविजन अप्लाई करेंगे लेकिन पार्शियली। सिर्फ कौन से? जो सेक्शन 4 में मेंशन्ड है बेटा। सेक्शन 4 में आपको क्या दे रखी हैं? कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं। वो डेफिनेशन मोटर व्हीकल एक्ट के ऊपर क्या करेंगी बेटे? अप्लाई करेंगी। ठीक है, इसके अलावा बेटा और कोई प्रोविजंस जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के मोटर व्हीकल एक्ट 1888 के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। समझ आ रहा है बेटा? और मेरे साथ साथ देखो बेटा, सबसे पहले कौन से थे? सेंट्रल एक्ट्स इनकॉर्पोरेटेड प्रायर टू 3 जन 1868, मतलब पहला जनरल क्लॉज एक्ट आने से पहले जो बनाए गए थे, जैसे इंडियन पीनल कोड 1860, बेटा इसके ऊपर जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के प्रोविजंस अप्लाई नहीं करते। क्यों बेटा? क्योंकि बेटा ये बनाया गया था जनरल क्लॉज एक्ट 1868 आने से पहले, पहला जनरल क्लॉज एक्ट आने से पहले बन चुका था बेटा आईपीसी एक्ट 1860। तो आईपीसी एक्ट 1860 के ऊपर तो पहले जनरल क्लॉज एक्ट के ही प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे। अब जब इसके ऊपर पहले जनरल क्लॉज एक्ट के ही प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे, तो तीसरे जनरल क्लॉज एक्ट के प्रोविजन इसके ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे? ठीक है बेटा, कॉपी करना चाहते हो ये चार्ट ना एक बार बना लो बेटा, अपने पास बनाना चाहते हो तो ये चार्ट बना लो बेटा। बेटा ये मोटर व्हीकल्स एक्ट ना, 2 मिनट, ये बेटा मोटर व्हीकल्स एक्ट आप काट देना चाहे, इंडियन पुलिस एक्ट ले लो आप 1888, आप इंडियन पुलिस एक्ट ले लो 1888। ये सिर्फ बेटा वैसे बस ध्यान रखना है थोड़ा सा। अच्छा सुनो बेटा मेरी बात, इसकी जगह बेटा इंडियन पुलिस एक्ट लिख लेना, इंडियन पुलिस एक्ट। अब सुनो मेरी बात सुननी है बेटा ध्यान से। अब बताओ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया, मतलब पहले और दूसरे जनरल क्लॉज एक्ट के बीच में, है ना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट भी पहले और दूसरे जनरल क्लॉज एक्ट के बीच में आया, है ना। तो क्या इसके ऊपर जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के प्रोविजन अप्लाई करेंगे?
यस बेटा करेंगे। जनरल क्लॉज एक्ट 1897 विल अप्लाई, बट पार्शियल एप्लीकेबिलिटी होगी, बट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ few definitions which are specified in section 4। ऐसे ही बेटा इंडियन पुलिस एक्ट 1888 में आया बेटा, ठीक है, मतलब दूसरे और तीसरे जनरल क्लॉज एक्ट के बीच में 87 और 97 के बीच में, क्या इसके ऊपर बेटा जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे? बिल्कुल बेटा सेम है, ठीक है, लेकिन फुल एप्लीकेबिलिटी नहीं है, पार्शियल एप्लीकेबिलिटी है, ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ डेफिनेशंस विच आर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 4। पक्का बताओ, क्लियर हुआ बेटा? ये कौन से एक्ट्स की बात हुई बेटा? ये उन एक्ट्स की बात हुई जो जनरल क्लॉज एक्ट 1897 आने से पहले बने थे। अब बात करते हैं जो 1897 जनरल क्लॉज एक्ट आने के बाद बने हैं। ये देखो, इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर जनरल क्लॉज एक्ट 1887 है यार, ये इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर जनरल क्लॉज एक्ट 1887, ठीक है बेटा, चेंज कर लेना, इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर जनरल क्लॉज एक्ट 1887। अब जैसे सुनो, जैसे बेटा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 1887 के बाद बना है बेटा। कंपनीज एक्ट 2013 1887 के बाद बना है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 1897 के बाद बना है। 2 मिनट बेटा, ये ना मिसप्रिंट है, 1897 होगा बेटा वो ना, ये चेंज कर लेना बेटा, ये 1897 करना। इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर जनरल क्लॉज एक्ट 1897, वो 1987 हो गया, 1897। तो याद रखना, अब सुनना बेटा, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कब बना था? जनरल क्लॉज एक्ट 1897 आने के बाद। तो बेटा पूछने की भी जरूरत नहीं है, इसके ऊपर तो जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के प्रोविजंस क्या होंगे बेटा? फुल एप्लीकेबिलिटी है बेटे, कंप्लीटली अप्लाई करेंगे। ये तो उसके बाद बना है 1897 के बाद। क्या कंपनीज एक्ट 2013 के ऊपर जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के प्रोविजंस अप्लाई करते हैं बेटा? बिल्कुल करेंगे, फुल एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि ये बने थे आपके जनरल क्लॉज एक्ट 1897 आने के बाद, ठीक है बेटा। तो अब मुझे एक बात ना दोबारा सम अप कर दो, शॉर्ट में बोलूंगा बेटा। जो एक्ट्स जनरल क्लॉज एक्ट 1868 आने से पहले बने, ठीक है, उनके ऊपर बेटा जनरल क्लॉज एक्ट 1897 अप्लाई नहीं करेगा। जो एक्ट्स जनरल क्लॉज एक्ट 1868 आने के बाद लेकिन 1887 से पहले बने, या जो 1887 के बाद और 97 से पहले बने, इनके ऊपर क्या 97 का एक्ट अप्लाई होता है बेटा? नहीं, सॉरी होता है, लेकिन फुल एप्लीकेबिलिटी नहीं है, पार्शियल एप्लीकेबिलिटी है। और जो एक्ट्स 1897 के बाद बने, मतलब जनरल क्लॉज एक्ट 1897 आने के बाद बने, क्या उनके ऊपर बेटा, क्या उनके ऊपर जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे? यस, कंप्लीटली। सब बताओ बेटा, बात समझ आई? बेटा अपना एक दो छोटी छोटी बातें मैं आपसे और करूं बेटा। एक डेट है जिसका काफ़ी रेलेवेंस है बेटा हमारे इस जनरल क्लॉज एक्ट आपके 1897 में, और वो डेट है बेटा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। बताओगे बेटा 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था बेटा। क्लियर हुआ सबको? 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेटा एग्जिस्टेंस में आया था बेटा। 26 जनवरी 1950 से पहले जितने भी
एक्ट्स थे ना, जितने भी सेंट्रल एक्ट्स थे, वो बेटा पास होते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसके लिए प्रायर असेंट चाहिए होता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। मैंने क्या कहा बेटा, 26 जनवरी 1950 से पहले जितने भी सेंट्रल एक्ट्स थे इंडिया में, उन सबको पास करने के लिए किसका कंसेंट चाहिए होता था, गवर्नर जनरल का। कहां पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और बेटा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जितने भी सेंट्रल एक्ट्स हैं बेटा, वो पास होते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बात बताओ बेटा, क्लियर हुई? ठीक है, फिर इसके बाद अब एक और डिस्कशन बेटा थोड़ा सा करेंगे। अगला डिस्कशन बेटा हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्टेट्स के ऊपर। ध्यान से सुनना बेटा जो मैं कहूँगा। बेटा पता है क्या, इंडिया जब आज़ाद हुआ ना 1947 में बेटा, तो आज़ाद होने से पहले जितने भी बेटा ये फिरंगी थे ना, जो इंडिया को बेटा रूल करते थे, उन्होंने बेटा क्या कर रखा था, इंडिया को ना 4 स्टेट्स में बांट रखा था, 4 तरह के स्टेट्स में। पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स, पार्ट सी स्टेट्स और पार्ट डी स्टेट्स। तो कितने तरह के स्टेट्स थे बेटा, 4 स्टेट्स थे बेटा। पार्ट ए स्टेट्स में कौन से स्टेट्स थे बेटा, पार्ट ए में वो स्टेट्स थे विच वर अंडर द फुल कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, जो फिरंगियों के कब्जे में थे, उनके ऊपर पूरा कंट्रोल बेटा फिरंगियों का था। उन्हें हम फॉर्मर गवर्नर प्रोविंसेस कहते हैं। जैसे बेटा यूपी जो था ना, यूपी जो था, जो आज का यूपी है हमारा, वो उस टाइम पे बेटा यूनाइटेड प्रोविंस था, ठीक है। तो यूपी जो था वो पार्ट ए स्टेट में आता था। आज के टाइम में जो एमपी है बेटा, मध्य प्रदेश, वो उस टाइम पे बेटा सेंट्रल प्रोविंस था। ऐसे ही बॉम्बे वॉज अ पार्ट ए स्टेट, बॉम्बे का प्रोविंस था। मद्रास प्रोविंस था, चेन्नई तो अब हुआ है ना, तब तो मद्रास प्रोविंस था बेटा। तो पार्ट ए में वो स्टेट्स आते हैं जिसका पूरा कंट्रोल फिरंगियों के ऊपर था। और फिरंगियों ने क्या करा था, एक गवर्नर को अपॉइंट कर दिया था, जो इन स्टेट्स का मैनेजमेंट करता था, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन किसके हैंड्स में था, गवर्नर। और गवर्नर को बेटा अपॉइंट करता था प्रेसिडेंट। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता था बेटा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था। 2 मिनट बचे। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको क्या कहा, पार्ट ए स्टेट्स में बेसिकली वो स्टेट्स आते हैं जिनका पूरा कंट्रोल बेटा फिरंगियों के पास था, ब्रिटिश इंडिया के पास था। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए गवर्नर अपॉइंट किया था। किसने अपॉइंट किया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया ने। अब सुनो बेटा, इनमें कौन कौन से बेटा स्टेट्स आते थे, बॉम्बे, मद्रास, यूपी को बेटा उस टाइम हम कहते थे यूनाइटेड प्रोविंस। मध्य प्रदेश को कहते थे हम सेंट्रल प्रोविंस। बेटा टोटल 9 स्टेट्स हमारे पार्ट ए स्टेट्स की कैटेगरी में आते थे। जैसे बेटा असम, बिहार, ओडिशा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ये सब स्टेट्स बेटा आपके पार्ट ए की कैटेगरी में आते थे। अब बेटा फिर ये पार्ट बी में कौन से स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स। अब आप कहोगे सर ये प्रिंसली स्टेट्स क्या होता है। सर प्रिंसली स्टेट्स बेटा वो होते हैं जिनका कंट्रोल ब्रिटिश इंडिया के पास नहीं था। वहाँ के जो राजा महाराजा होते थे ना बेटा, वो इन स्टेट्स को गवर्न करते थे, ठीक है। और जो रूलर होता था ना बेटा, जो किंग होता था, उसे कहा जाता था राज प्रमुख। तो याद रखना, पार्ट बी कैटेगरी में वो स्टेट्स थे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं। राजा महाराजा इन स्टेट्स को गवर्न करते थे, कंट्रोल करते थे। ब्रिटिश इंडिया के पास इन स्टेट्स का कंट्रोल नहीं होता था, और जो कंट्रोल करता था उसे बेटा राज प्रमुख कहा जाता था। जैसे हैदराबाद, ग्वालियर, बेटा सिंधिया खानदान जो है, सिंधिया परिवार जो है, ये आपके प्रिंसली स्टेट्स, ग्वालियर के महाराजा, मैसूर, और भी बेटा बहुत सारे स्टेट्स आपकी इस वाली कैटेगरी में आते थे। जम्मू एंड कश्मीर, पटियाला,
राजस्थान, सौराष्ट्र, कोचिन, ये सब बेटा पार्ट बी कैटेगरी में आते थे। ठीक है, तो पार्ट ए में कौन से स्टेट्स है बेटा जिनका कंट्रोल ब्रिटिश इंडिया के पास था? मैनेज कौन करता था? गवर्नर। अपॉइंट कौन करता था गवर्नर को बेटा? प्रेसिडेंट। ठीक है, अच्छा पार्ट बी में कौन से स्टेट्स थे बेटा? प्रिंसली स्टेट्स। उनको गवर्न कौन करता था, रूल कौन करता था, मैनेज कौन करता था बेटा? राज प्रमुख। ठीक है, पार्ट सी में बेटा, पार्ट सी में कौन से स्टेट्स थे जिनका वैसे तो बेटा कंट्रोल राजा महाराजाओं के हाथ में था, लेकिन ब्रिटिश इंडिया को यह लगता था कि राजा महाराजा इन स्टेट्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इन स्टेट्स का मैनेजमेंट ओरिजिनली राजा महाराजाओं के ही हाथ में था, लेकिन ब्रिटिश इंडिया को यह लगता था कि राजा महाराजा इन स्टेट्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे बेटा भोपाल में बेटा प्रॉब्लम क्या थी, हिंदू भी थे और काफी बेटा मुसलमान भी थे। अब क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों थे तो बेटा मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत आती थी, तो ब्रिटिश इंडिया ने क्या करा था, यहां पर मैनेजमेंट के लिए अपॉइंट कर दिया था चीफ कमिश्नर। मतलब इन स्टेट्स का मैनेजमेंट बेटा, इन स्टेट्स का मैनेजमेंट राजा महाराजाओं के हाथ में नहीं था, ओरिजिनली था, लेकिन ब्रिटिश इंडिया ने बाद में इनके मैनेजमेंट के लिए अपॉइंट करवा दिया एक चीफ कमिश्नर। भोपाल इस कैटेगरी में आता है बेटा, बिलासपुर आता है इस कैटेगरी में। ठीक है, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अजमेर, कूर्ग, ये सब बेटा पार्ट सी में आते थे। और मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, पार्ट डी में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट आता था, वो था अंडमान एंड निकोबार, सिर्फ एक, और उसके लिए बेटा अपॉइंट करवाया गया था एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो बेटा अंडमान एंड निकोबार का एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट करता था। ठीक है, तो मेरे को एक बार दोबारा बता दो बेटा, पार्ट ए कौन से स्टेट्स हैं बेटा जिनका कंट्रोल ब्रिटिश इंडिया के पास है? ठीक है, मैनेजमेंट कौन करता है? गवर्नर। पार्ट बी बेटा कौन से स्टेट्स हैं? जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, राजा महाराजाओं के पास पूरा कंट्रोल है बेटा, रूल्ड बाय राज प्रमुख। ठीक है, अच्छा पार्ट सी में बेटा कौन से स्टेट्स हैं? जो ओरिजिनली बेटा प्रिंसली स्टेट्स ही थे, लेकिन ब्रिटिश इंडिया को यह लगता था कि राजा महाराजा इसका कंट्रोल मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बेटा वहां पर अपॉइंट करवा दिया गया एक चीफ कमिश्नर, जो बेटा मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था। पार्ट डी में बस एक ही स्टेट था, वो था अंडमान एंड निकोबार, जिसके मैनेजमेंट के लिए अपॉइंट करवाया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्लियर हुआ बेटा यहां तक सबको? चलो बेटा, अब बचे एक डेफिनेशन हम इस एक्ट में पढ़ने वाले हैं, और वो डेफिनेशन है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट की। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के ना दो मतलब हमें जनरल क्लॉज एक्ट 1897 में दे रखे हैं। एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर 26 जनवरी 1950, और एक है सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर 26 जनवरी 1950, मतलब करंट सिचुएशन जो है। सुनो सुनो सुनो, अब जो मैं कहूंगा बेटा वो सुनना ध्यान से। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट किसको माना गया, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, आफ्टर 26 जनवरी 1950। बेटा जो प्रेसिडेंट है ना, कौन है बेटा? प्रेसिडेंट। बेटा प्रेसिडेंट मतलब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट मतलब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा और कौन कौन सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगा बेटा? सुनना ध्यान से बेटा। बेटा अब आपको इंडिया में पता है कि इंडिया में स्टेट्स हैं, जीएसटी में मैंने पढ़ाया हुआ है ना, स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। बेटा वैसे 29 स्टेट थे, 7 यूनियन टेरिटरीज थी। 29 में से अब 28 स्टेट रह गए हैं, और आपकी 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को भी मिला लो तो। खैर बेटा मेरे को बताओ स्टेट कितने हैं? अब 28 स्टेट हैं। ठीक है, आपको पता है जो एक्ट्स, ध्यान से सुनना, जो एक्ट्स स्टेट बनाती है ना, जो एक्ट्स कौन बनाती है? स्टेट।
जैसे यूपी का कोई एक्ट है या उत्तराखंड का कोई एक्ट है, जो एक्ट स्टेट्स बनाती हैं, बट 28 स्टेट्स की बात कर रहा हूं मैं, यूनियन टेरिटरीज की बात नहीं कर रहा हूं, जो 28 स्टेट एक्ट्स बनाते हैं, याद रखना जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, उसी को बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट माना जाएगा। मैंने क्या कहा समझ आया? सुनो 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 ध्यान से। जो एक्ट स्टेट्स बनाती है फॉर द पर्पस ऑफ दोज एक्ट्स विच आर फॉर्मुलेटेड बाय स्टेट, जो एक्ट स्टेट बनाती है उन एक्ट्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट को ही सेंट्रल गवर्नमेंट माना जाएगा। तो यूपी गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाया है ना, उसके लिए यूपी गवर्नमेंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट है बेटा, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई स्टेट्स की। बेटा अब अगर मैं बात करूं आपसे यूनियन टेरिटरी, तो बेटा यूनियन टेरिटरी भी दो तरह की होती हैं, आपको याद होगा बेटा। कौन सी दो तरह की बताओ? विद लेजिस्लेटिव असेंबली और विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। दिल्ली ऑल्दो यूनियन टेरिटरी है बेटा, बट इट इज विद अ लेजिस्लेटिव असेंबली, खुद का कानून है बेटा, तो उसे इक्विवेलेंट टू स्टेट माना जाता है। पौंडीचेरी, पुडुचेरी इज अ यूनियन टेरिटरी बट विद अ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसको भी स्टेट माना जाएगा बेटा, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी बट विद अ लेजिस्लेटिव असेंबली, खुद का कानून है, खुद की सरकार है बेटा, तो इन्हें भी क्या माना जाएगा? स्टेट माना जाता है बेटा। तो बेसिकली बेटा ये तीन कौन है? जो यूनियन टेरिटरी भी है, लेकिन क्योंकि इनकी खुद की गवर्नमेंट है, खुद के कानून है, खुद की विधानसभा राज्यसभा है, तो बेटा इनको भी क्या माना जाता है? क्या माना जाता है इनको? स्टेट ही माना जाता है। मतलब ये यूनियन टेरिटरी भी है और स्टेट भी है। तो बेटा दिल्ली में अगर कोई कानून बना, तो दिल्ली का बेटा एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है? खैर अब चीफ कमिश्नर तो बेटा होते नहीं है, चीफ कमिश्नर तो इंडिपेंडेंस से पहले होते थे ब्रिटिश इंडिया के राज में। अब लेफ्टिनेंट जनरल होता है बेटा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सॉरी बेटा लेफ्टिनेंट गवर्नर, जनरल नहीं, चेंज कर लेना इसे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो बेटा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी का, उसे बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट माना जाएगा विद रिस्पेक्ट टू लॉज ऑफ दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो दिल्ली में जो कानून पास हुआ है ना, उसके लिए, उस कानून के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को बेटा क्या माना जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट माना जाएगा। पक्का? ऐसे ही बेटा अब बात करते हैं जो प्रॉपर यूनियन टेरिटरीज हैं। कौन कौन सी थी? चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, है ना, लद्दाख। तो बेटा उनका मैनेजमेंट होता है किसके हैंड्स में? एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको अपॉइंट बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो विद रिस्पेक्ट टू लॉज ऑफ यूनियन टेरिटरी, एडमिनिस्ट्रेटर को सेंट्रल गवर्नमेंट माना जाएगा। ऑल्दो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट है नहीं, लेकिन माना जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मुझे एक बात बताओ, स्टेट में जो कानून बनेगा, स्टेट में 28 स्टेट है, स्टेट्स में जो कानून बनेगा उसके लिए बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट किसको माना जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को। अच्छा, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी है? 3, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। इनमें जो कानून बनेंगे, इनके कानूनों के लिए इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को क्या माना जाएगा बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट माना जाएगा। और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन लद्दाख, इनमें जो कानून बनेंगे इनके एडमिनिस्ट्रेटर को बेटा उन कानूनों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट माना जाएगा। क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897? पक्का? ये तो बात हुई बेटा 26 जनवरी 1950 के बाद की।
अब बात करते हैं 26 जनवरी 1950 से पहले की। बेटा तब मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, 26 जनवरी 1950 से पहले एक्ट कहां पर पास होता था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नर जनरल। प्रेसिडेंट नहीं होता था बेटा, गवर्नर जनरल होता था। तो याद रखना, किसको सेंट्रल गवर्नमेंट माना जाएगा? गवर्नर जनरल को सेंट्रल गवर्नमेंट माना जाएगा। और क्या क्या आएगा बेटा? गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस विद रिस्पेक्ट टू लॉज ऑफ प्रोविंस। तो प्रोविंस में यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, प्रोविंस ऑफ बॉम्बे, प्रोविंस ऑफ मद्रास, है ना, पार्ट ए स्टेट याद करो। विद रिस्पेक्ट टू लॉज ऑफ दोस प्रोविंस, प्रोविंस में जो कानून बनेंगे उन कानूनों के लिए प्रोविंस की गवर्नमेंट को क्या माना जाएगा बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट माना जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर बताओ बेटा, जो स्टेट्स चीफ कमिश्नर के कंट्रोल में बेटा, पार्ट सी स्टेट भोपाल, बिलासपुर, उनके लिए, उन स्टेट्स के लिए चीफ कमिश्नर को, चीफ कमिश्नर जो स्टेट का चीफ कमिश्नर है उसी को बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट माना जाएगा, क्योंकि वही कानून बनाने के लिए क्या है? लायबल है बेटा। ठीक है बेटे, तो ये आपका बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन है। चलो बाकी बेटा मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। जितना बेटा हमने इस क्लास में डिस्कस किया है क्लियर हुआ सबको? पक्का? चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।